परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री जब अपने नए मंत्रियों को उनका सदन में परिचय करवाते हैं तो सब लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये परंपरा इस बार टूटी है और विपक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यहाँ पर दिखाई है। तो एक बार फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में विपक्ष का रवैया देखने को मिला, हंगामेदार रवैया देखने को मिला और विपक्ष ने प्रधानमंत्री के द्वारा जो उनके नए मंत्रियों का परिचय वो करवाना चाहते थे वहाँ पर वो परिचय नहीं होने दिया और इस दौरान भारी हंगामा विपक्ष की ओर से दोनों सदनों में किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल कोरोना के लिए 14,63,593 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कल तक कुल 44,54,22,256 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। इजरायली टेक कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में पत्रकारों व अन्य विशिष्ट लोगों की जासूसी की मीडिया रिपोर्ट का भारत सरकार के साथ पेगासस बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने भी खंडन किया है। एनएसओ ग्रुप में कहा कि एनएसओ ग्रुप की ओर से कहा गया है कि कई मीडिया हाउस ने जो खबर प्रसारित की है वो गलत धारणाओं पर और अपुष्ट सिद्धांतों पर तैयार की गई है, जो कि सूत्रों की विश्वसनीयता पर गहरा संदेह पैदा करती है। साथ ही रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है। मेल में आगे कंपनी के प्रतिनिधि ने लिखा, एनएसओ ग्रुप रिपोर्ट में मौजूद हर दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि उनका ना तो कोई तथ्यात्मक आधार है और ना ही उनकी प्रामाणिकता के लिए किसी तरह के दस्तावेज का हवाला दिया गया है। एनएसओ ने कहा कि उनका संस्थान इस झूठी रिपोर्ट को जारी करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बारे में विचार कर रहा है। ग्रुप ने यह भी साफ किया कि वो अपने सॉफ्टवेयर को अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ उन देशों की सरकारी खुफिया एजेंसी को बेचता है जिनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लोगों की जान बचाना होता है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बस दुर्घटना में 7 लोग मारे गए और 8 लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना बेहजोई इलाके में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर लहरावा गांव के नजदीक हुई। पुलिस ने बताया कि बारातियों से भरी बस सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों से कहा कि वो घायलों को हर संभव मदद प्रदान करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कोरोना महामारी को देखते हुए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिए कोई संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-2022 के दौरान प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा को शैक्षिक सत्र 2022-2023 से लागू किया जा सकता है। कर्नाटक में आज से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो 22 जुलाई तक जारी रहेंगी। आज मुख्य विषयों की परीक्षा जारी है, जिसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के विषय शामिल हैं। वहीं 22 जुलाई को लैंग्वेज पेपर्स की परीक्षा होगी। परीक्षा ओएमआर शीट पर हो रही है, जिसमें परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पी है। परीक्षा के दौरान कोरोना संबंधी सावधानियों का विशेष पालन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में केवल 12 छात्रों को बैठने की अनुमति है। इस साल कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा में बैठने के लिए 8 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम होने पर आज से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए हैं। साथ ही कोचिंग संस्थान को भी आज से खोल दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के अनुसार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होगी। इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक और वहां जाने वाले छात्रों को कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगी होनी आवश्यक होनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान खुलने पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कल रविवार को बारिश की भारी तबाही के बाद मौसम विभाग ने आज मुंबई में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और उपनगरीय इलाकों और अलग अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की पृष्ठभूमि में मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
भारी बारिश के कारण मुंबई की दोनों बरसाती नदियां मीठी नदी और दहीसर नदी उफान पर है। इनके आसपास के इलाकों में भूतल पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं मुंबई में तेज बारिश के चलते सेंट्रल मेन लाइन और हार्बर लाइन में लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। मुंबई में सेंट्रल मेन लाइन, हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर पर ट्रेनें चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। गरज के साथ लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, लोनी, देहात, हिंडन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब हो गया है। गुरुग्राम के खावसपुर इलाके में रविवार रात एक 3 मंजिला इमारत के गिरने के बाद मलबे के नीचे से एक और शव बरामद किया गया। अब तक कुल 2 शव बरामद किए गए हैं और एक घायल का इलाज चल रहा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर रवाना हो गई। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में भी कल देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया। भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम सभा जसपुर में बादल फटने से ग्राम सभा मांडो तक भारी नुकसान और बाड़ागड्डी क्षेत्र के कंकराड़ी गांव में भी भारी नुकसान की खबर है। ये भी बताया जा रहा है कि कई पुल और वाहन बह गए हैं। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोगों के लापता होने की खबर है। गांव के लोगों के मुताबिक अभी और भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। 3 से 4 घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर भी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना से काफी नुकसान हुआ है। ब्रिटेन के अधिकतर हिस्सों में आज मध्य रात्रि से लॉकडाउन की पाबंदियां हटा ली गई हैं और देश के कई इलाकों में मास्क लगाने के लिए अलग तरीका अपनाया जाएगा। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के अनिवार्य पालन संबंधी आदेश भी वापस ले लिए हैं। इसके अलावा नाइट क्लबों को खोल दिया गया है, जहां लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इंडोर गतिविधियों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। ब्रिटेन की मीडिया ने इसे फ्रीडम डे के रूप में चिन्हित किया है। हालांकि वैज्ञानिक और विपक्षी दल सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने गर्मी के अंत तक मामलों के 2 लाख प्रतिदिन तक जाने की चेतावनी दी है, जो कि अभी 50,000 प्रतिदिन है। इंग्लैंड में अब फेस मास्क की अनिवार्य कानूनी बाध्यताओं को भी खत्म कर दिया गया है। वर्क फ्रॉम होम भी अब जरूरी नहीं होगा। हालांकि पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों से अब भी सतर्क रहने का आह्वान किया है और वैक्सीन लगवाने की अपील की है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब तक 68% से ज्यादा लोगों ने कोरोना खुराकें ले ली हैं, जिस कारण अस्पताल में भर्ती होने, गंभीर रूप से बीमार पड़ने और कोविड-19 के कारण मौत होने की संभावना कम है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव गांव शहर शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है
तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। दवाई भी, कड़ाई भी, और इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपने मुंह और नाक को ढक के रखें। मास्क अप इंडिया। ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही हैं। अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बने। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शाम्बकी, तो योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सिंह। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। संसद का मॉनसून सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नए सांसदों का सदन से कराया परिचय। विपक्ष के हंगामे पर बोले, महिलाओं, दलित और पिछड़े वर्ग से मंत्री बनना विपक्ष को नहीं आ रहा है रास। स्पीकर और प्रधानमंत्री के आह्वान के बावजूद विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर प्रहार, कहा अपने 24 साल के संसदीय जीवन में नहीं देखी ऐसी अमर्यादित घटना। भारत सरकार की ओर से तथाकथित पेगासस परियोजना मीडिया रिपोर्ट में सरकारी निगरानी के संबंध में आरोपों का खंडन, कहा ये भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्था को बदनाम करने का षड्यंत्र। एनएसओ समूह ने रिपोर्ट को गलत धारणाओं और अपुष्ट सिद्धांतों पर बताया आधारित। केरल में ईद पर लॉकडाउन नियमों में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। केरल सरकार से आज शाम तक जवाब तलब।
लगातार बारिश से मुंबई बेहाल। भूस्खलन के कारण इमारत गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 31 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में मुंबई और कोंकण इलाके में मूसलाधार बारिश की जताई संभावना। उत्तर भारत में भी हो रही है भारी बारिश। और कर्नाटक में आज से शुरू हुई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के साथ चंडीगढ़ में भी खुल गए 9वीं और 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान। देश में 40 करोड़ 64 लाख के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 38,000 नए मामले आए सामने। रिकवरी दर बढ़कर 97.32%। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना के कहर के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और इस दौरान कोविड से जुड़े तमाम प्रोटोकॉल्स का संसद भवन में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। आज सत्र के पहले दिन नए सांसदों ने आज लोकसभा में शपथ ग्रहण की। इसके बाद पीएम ने उनका सदन से परिचय कराया, लेकिन इस दौरान लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कैबिनेट के नए मंत्रियों का भी सदन में परिचय कराया जा रहा था। इस दौरान स्पीकर ने विपक्ष शांति बनाने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि नए मंत्रियों का परिचय कराना सदन की परंपरा रही है, लेकिन विपक्ष नहीं माना और पीएम ने इस पर अफसोस जताते हुए कहा कि विपक्ष को शायद ये रास नहीं आ रहा है कि बड़ी संख्या में इस बार दलित, आदिवासी और महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। हालांकि संसद का सत्र शुरू होने से पहले भी आज मीडिया से बात करते हुए पीएम ने उम्मीद जताई और कहा कि सदन सार्थक चर्चा के लिए है और सरकार की हर मुद्दे पर जवाब देने की तैयारी है। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। प्रधानमंत्री ने सदन के सभी नेताओं से कल शाम कुछ समय निकालने का भी आग्रह किया है ताकि वह उन्हें महामारी के बारे में विस्तृत जानकारी दे सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन और सदन से बाहर दोनों जगहों पर चर्चा करेंगे। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को
वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। प्रधानमंत्री से पहले स्पीकर ओम बिरला ने भी सत्र को सार्थक बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों से आग्रह किया और कहा कि सदन में चर्चा होनी चाहिए ताकि हर पक्ष अपनी बात कह सके और जनता तक उनकी आवाज पहुंच सके। लेकिन विपक्ष ने पहले ही दिन अपने मुद्दों पर शोर शराबा शुरू कर दिया और इस कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं बात करें अगर राज्यसभा की, तो मानसून सत्र के पहले दिन सभापति ने नवनियुक्त नेता सदन पीयूष गोयल का स्वागत किया और उनके अनुभव का सदन को लाभ मिलने की आशा व्यक्त की। साथ ही सदन में केरल से नए सांसद अब्दुल वहाब ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। राज्यसभा में आज पहले दिन दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद उनके सम्मान में राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय न होने देने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कर कांग्रेस कोई अच्छी परंपरा नहीं निभा रही है। मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। तो एक परंपरा को फिर से उसमें बाधा डालने की कोशिश विपक्ष द्वारा की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मानसून सत्र का आज पहला दिन है और बाहर भी झमाझम बारिश कल रात से ही हो रही है, आज सुबह से, और एक नई परंपरा के तहत नए सदस्यों का जो है वो परिचय कराना था, लेकिन विपक्ष ने उसमें भी बाधा डाली। जी बिल्कुल, आज हमने देखा जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, नए जो सांसद चुनकर आए हैं लोकसभा में उनको शपथ दिलाई गई और उसके बाद पूर्व सांसदों जिनका निधन हुआ है, 40 ऐसे पूर्व सांसद, उनको लोकसभा में श्रद्धांजलि दी गई। और उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रिपरिषद के जो नए सदस्य हैं उनका परिचय कराने के लिए खड़े हुए, लगातार हंगामा जो है वो विपक्षी दलों की तरफ से देखने को मिला। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि बड़ी संख्या में दलित, आदिवासी और महिलाएं मंत्री बनकर आए हैं और ऐसे में उन्हें लगता था कि एक गौरव का ये क्षण है और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि बड़ी संख्या में दलित, महिलाएं और आदिवासी मंत्री बनकर मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि ये एक परंपरा रही है कि जब भी कोई नया मंत्री शपथ लेता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में तो उसका परिचय औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री सदन जब बैठता है दोनों सदनों में कराते हैं और उसमें जानकारी देते हैं कि नए मंत्रिमंडल में नए मंत्री ने शपथ ली है। तो निश्चित तौर पर उस परंपरा के दौरान हंगामा करना और रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता लोकसभा के राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा भी कि कांग्रेस का ये जो रवैया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और संसद की जो एक स्वस्थ परंपरा रही है उसके अनुकूल नहीं है। अनहेल्दी एक तरह से देखें तो ये ट्रेडिशन डालने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने।
तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस रवैये को लेकर विपक्ष की आलोचना की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस बात को कहा कि पहले पर्चे हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी मुद्दा जिस पर विपक्ष सदन में उठाना चाहता है उस मुद्दे पर वो नियम के तहत उसे उठा सकता है। लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, कई सांसद वेल में आने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए लोकसभा में, और प्रश्नकाल भी उसके बाद नहीं चल पाया हंगामे के वजह से, और 2 बजे तक लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा भी हम जानते हैं कि 1 घंटे के लिए स्थगित के बाद जब दोबारा बैठी तब वहाँ पर भी हंगामा देखने को मिला और राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर संसद के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के जो सांसदों का जो रवैया है उसकी वजह से हम दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा देख रहे हैं। और ऐसे समय में जब नए मंत्रियों का परिचय होना था संसद के दोनों सदनों में, निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो एक तरह से देखें सत्ता पक्ष के कई नेता कह भी रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया जब वो नए सदस्यों का परिचय कराने के लिए लोकसभा में खड़े हुए थे कि बड़ी संख्या में दलित महिलाएं और आदिवासी मंत्री बनकर आए हैं, तो ऐसे में उनका परिचय सदन के समक्ष होना चाहिए था। और ये निश्चित तौर पर देखें कि ये जो गतिरोध है ये क्या 2 बजे लोकसभा में खत्म होगा खास तौर पर या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन पहले ही दिन इस तरह का गतिरोध एक तरह से देखें, बावजूद इसके कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो सभी मुद्दों पर नियमों के अनुसार चर्चा को तैयार है, ठीक नहीं है। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष ने भी एक बार इस बात की अपील की कि सदन को चलने देना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज चीज़ें शुरू होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान डाला है। बार बार प्रधानमंत्री ने अपील की, लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपील की कि बड़ा अहम है ये सत्र जहां पर चर्चा होनी चाहिए, विमर्श होनी चाहिए। लेकिन शरण लग रहा है कि जैसे ठान कर आया है विपक्ष की चर्चा तो दूर, सदन की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चलने नहीं देंगे। देखिए, आज संसद के मानसून सत्र का पहला दिन है और ऐसे में विपक्षी दलों की एक रणनीति रही है कि दोनों सदनों में मुद्दों को उठाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता था, जो नए मंत्री बने हैं उनके परिचय के बाद भी ये मुद्दे उठाए जा सकते थे। और हम जानते हैं कि आज मानसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा भी कि तमाम दल के जो नेता हैं वो दोनों सदनों में वो धारदार सवाल करें, तीखे सवाल करें, लेकिन उसका जवाब देने का मौका भी एक तरह से देखें मिलना चाहिए सरकार को। यानी इशारा इस तरफ था कि हम देखते हैं कि कई बार विपक्ष मुद्दे तो उठाता है लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन जब सरकार की तरफ से जवाब देने की बारी आती है तब हंगामा शुरू हो जाता है। और ऐसे में जब संसद के दोनों सदन चलते हैं, प्रश्नकाल होता है, मौका मिलता है सांसदों को सवाल पूछने का मंत्रियों से और मंत्री उस संबंधित सवाल का जवाब देते हैं। इसके साथ ही साथ राज्यसभा या लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद या प्रश्नकाल से पहले राज्यसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो जाती है। शून्यकाल में लोकसभा में सांसद मुद्दे उठा भी सकते हैं या अन्य नियमों के तहत वो लोकसभा अध्यक्ष से मांग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इस तरह से हंगामा करना जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई बाधित हुई या फिर राज्यसभा की भी कार्रवाई बाधित हुई, तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से देखें संसदीय परंपरा के अनुकूल स्थिति नहीं है। जैसा कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब वो सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है तो ऐसे में विपक्ष को इस तरह का हंगामा नहीं करना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या जब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तब क्या कोई सहमति बनती है लोकसभा चलाए जाने को लेकर। बिल्कुल, तो आगे उम्मीद करेंगे कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और विपक्ष सहयोग करे चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। इजरायली टेक कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में पत्रकारों और अन्य विशिष्ट लोगों की जासूसी की मीडिया रिपोर्ट का भारत सरकार के साथ साथ पेगासस बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने भी खंडन किया है। एनएसओ ग्रुप में कहा गया है कि कई मीडिया हाउस ने जो खबर प्रसारित की है वो गलत धारणाओं पर और अपुष्ट सिद्धांतों पर तैयार की गई है, जो कि सूत्रों की विश्वसनीयता पर ही गहरा संदेह पैदा करती है। साथ ही रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अज्ञात सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई दे रही है।
मेल में आगे कंपनी के प्रतिनिधि ने लिखा है कि एनएसओ ग्रुप रिपोर्ट में मौजूद हर दावे का पूरी तरह से खंडन करता है, क्योंकि उसका ना तो कोई तथ्यात्मक आधार है और ना ही उसकी प्रामाणिकता के लिए किसी तरह के दस्तावेज का हवाला दिया गया है। एनएसओ ने कहा है कि उनका संस्थान इस झूठी रिपोर्ट को जारी करने वालों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के बारे में विचार कर रहा है। ग्रुप ने यह भी साफ किया है कि वे अपने सॉफ्टवेयर को अपराध और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सिर्फ उन देशों की सरकारी खुफिया एजेंसी को बेचते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लोगों की जान बचाना होता है। और एनएसओ का बयान आज आया है, जबकि केंद्र की सरकार पहले ही विशिष्ट लोगों पर नजर रखे जाने के आरोपों का पूरी तरह से खंडन कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वक्तव्य में साफ किया गया है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार सुनिश्चित करता है। सरकार का स्पष्टीकरण पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट के सिलसिले में आया है। सरकार ने कहा है कि पहले भी भारत द्वारा व्हाट्सएप पर पेगासस के उपयोग के बारे में इसी तरह के दावे किए गए थे जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था और सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप सहित सभी पक्षों ने स्पष्ट रूप से इससे इनकार किया था। सरकार ने कहा है कि ये रिपोर्ट भी भारतीय लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं को बदनाम करने की मुहिम प्रतीत होती है। रिपोर्ट में शामिल मीडिया संगठनों के समुचित शोध की कमी झलकती है। भारत सरकार और पेगासस के बीच कथित संबंधों के बारे में जो भी दावे किए गए हैं वे दुर्भावनापूर्ण हैं। तो पेगासस मामले में पेगासस को बनाने वाले एनएसओ ग्रुप ने ही इन तमाम खबरों का खंडन किया है, उन्हें निराधार बताया है, उसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। और सरकार ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया है। उसके बारे में देख लेते हैं कि सरकार का क्या कहना है इस रिपोर्ट पर। सरकार ने कहा है, सरकार का सख्त रुख है इस पर और सरकार ने कहा है कि सरकार द्वारा विशिष्ट लोगों की निगरानी का कोई आधार नहीं है। जो भी रिपोर्ट आई है वो पूरी तरह से तथ्यहीन और अप्रामाणिक है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप सहित सभी पक्षों द्वारा साफ रूप से निगरानी के आरोपों से इनकार किया था। सरकार बार बार अपने देश के नागरिकों की निजता का अधिकार का हमेशा से ही जो है वो समर्थन करती आई है, उसकी रक्षा करती आई है और व्हाट्सएप के मामले में ऐसा हो चुका है। भारत सरकार और पेगासस के बीच संबंध की जो बात है वो दुर्भावनापूर्ण है। कहीं ना कहीं उससे षड्यंत्र की बू आती है। भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी सोशल मीडिया साइट हो, कोई भी मंच हो, उस पर भारतीय नागरिकों की निजता को किस तरीके से अक्षुण्ण रखा जाए, इसके लिए भारतीय सरकार काम करती है। भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए अनुमानों और अतिशयोक्ति पर आधारित एक सुनियोजित अभियान है ये समाचार रिपोर्ट कि सरकार ने अपने वक्तव्य में कहा है और रुख साफ है सरकार का कि इन तमाम आरोपों पर सरकार जो है वो काफी सख्त होने वाली है। इसका किस तरीके से जवाब दिया जाएगा ये अभी देखना है। संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस मसले पर और बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो रिपोर्ट सामने आई है उनका ना कोई तथ्यात्मक आधार है ना उनका कोई प्रमाण है। खुद जिस कंपनी का ये सॉफ्टवेयर है उसने खुद इस रिपोर्ट को पूरी तरह से निराधार बताया है। तो एक तरीके से एक षड्यंत्र की बू आती है, एक साजिश की बू आती है इस पूरे ही अभियान में। देखिए, बिल्कुल साजिश की बू आती है क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से ही इसका खंडन कर दिया है कि इस तरह की कोई भी घटना है वो नहीं है। इसके साथ साथ ही क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के जो अभियान हैं वो चलाती हैं। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय किस तरीके से अभियान चलाया गया था और न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी कई लोग ऐसे थे जो सक्रिय थे सरकार को बदनाम करने में। इससे पहले भी अगर आप देखें कि सीएए के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन हुए थे और उसको लेकर भी देश विदेश में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई थी, जिस तरह के ट्वीट आए थे, तमाम बड़ी बड़ी जो हस्तियां जिन्होंने ट्वीट किए थे, तो वो एक साजिश का हिस्सा है कहीं ना कहीं। और सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि वो अपने नागरिकों जो नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता, इसके अलावा उनकी जो निजता है उसका पूरा सम्मान करेगी। और जब ये बात सामने आ गई है कि सरकार ने आगे आके इसका खंडन कर दिया तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें तमाम जो लोग हैं जो इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं कि उन्हें अब इस तरह की बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो पेपर हैं, जो विदेशी पेपर हैं, वो इस पर खबर भी चलाएंगे। लेकिन उन पेपरों को की आप अगर कॉलम को देखें तो उन्होंने भी इस तरह की किसी खबर का
उल्लेख नहीं किया है, तो ये निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो सरकार के खिलाफ चलाने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब अपने नागरिकों की सुरक्षा का और उनकी निजता के अधिकार की रक्षा का सवाल आता है, तो चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, या कोई भी बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, सरकार उससे भिड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के निराधार आरोप लग रहे हैं एक तरीके से, और वो भी आज जब मानसून सत्र शुरू हुआ है उससे ठीक पहले इस किस्म की एक रिपोर्ट आना, ये बिल्कुल लग रहा है कि किसी साजिश के तहत ही किया गया है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब कोई भी चीज़ सामने नहीं है और बिल्कुल सरकार ने स्पष्ट तौर से ये मना कर दिया है कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं है, इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है, और फिर उसके बाद आखिर क्यों जो तमाम लोग हैं इस पर हंगामा मचा रहे हैं, जब इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। तो संसद में भी अगर आप देखें तो तमाम लोगों ने कोशिश करी इस बात का बार बार उल्लेख करने की, और हंगामा भी संसद की दोनों ही सदनों में देखने को मिला। तो जो रिपोर्ट ही निराधार है उसके आधार पर हंगामा करना, मुझे लगता है कि केवल हम ये कह सकते हैं कि सरकार को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश है, जिसमें कोई भी आधार नहीं है, और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है, और देश की जो जनता है, देश के लोग हैं, उनको सामने आकर बताया है कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, और जो भी तमाम लोग इस तरह की बातों का उल्लेख कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है। बिल्कुल नीरज, एक बात और है कि इन तमाम रिपोर्ट में जिन मीडिया हाउस का नाम आ रहा है, चाहे वो अमेरिकी मीडिया कंपनीज हो, उन मीडिया हाउसेस ने पहले भी भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की है। भारत के खिलाफ कोविड संक्रमण की जो लड़ाई थी उसमें तमाम तरीके से भारत का जो अभियान था उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो क्या उनकी मंशा हो सकती है? कल हमने न्यूज़ क्लिक वाला जो मामला देखा था उसमें भी हमने साफ तौर पर जो चीन का हाथ उसमें नजर आ रहा है। किस तरीके की ये साजिश या किस तरीके की इनकी मंशा है इन विदेशी ताकतों की भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए? नीरज, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एक बार और फिर अपना सवाल दोहराना चाहूंगी कि जिन मीडिया रिपोर्ट्स का, जिन मीडिया हाउसेस का इसमें नाम आया है, उन मीडिया हाउसेस ने पहले भी भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ खबरें की है। तो एक तरीके से ये साजिशन ही हो रहा है, षड्यंत्र के तौर पर ही इसे देखा जाना चाहिए। तो नीरज से अभी बात नहीं हो पा रही है और इस खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों। ईद उल अजहा के चलते केरल में 18, 19 और 20 जुलाई को कोविड लॉकडाउन नियमों में रियायत देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि केरल में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये निर्णय लोगों की जान जोखिम में डालने वाला है। याचिकाकर्ता ने कांवड़ यात्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर चलाए जा रहे मामले के साथ ही अपनी याचिका पर भी सुनवाई का आग्रह किया था। केरल सरकार ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह नहीं हटाया गया है, त्योहार को देखते हुए कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने आज शाम तक केरल से जवाब दाखिल करने को कहा है। यूपी कांवड़ यात्रा के मामले में राज्य सरकार द्वारा यात्रा रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे सुनवाई की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि कहीं भी उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो केरल में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज शाम तक केरल सरकार से जवाब मांगा है, त्योहार के संदर्भ में वहां पर जो लॉकडाउन में ढील दी गई थी उस पर जवाब तलब किया गया है। केरल में ईद पर छूट के मामले में कल सुनवाई होगी। विकास सारथी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। विकास, ये बिल्कुल जायज सवाल है कि जिस तरीके से राज्य में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उस पर राज्य सरकार का ये फैसला एक भारी कदम हो सकता है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए। पर जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील ने कहा कि केरल में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% से ज़्यादा है। ऐसे में जब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, तो केरल में इस तरह की कोई भी रियायत देना लोगों की जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आज केरल सरकार को शाम तक अपना जवाब दाखिल करना होगा और कल कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। केरल सरकार का ये कहना था कि वो लॉकडाउन में जो भी रियायतें दे रहा है वो कुछ ही दुकानों को दी जा रही हैं, बाकी सभी जगहों पर लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा। इसलिए ये जो ईज इन रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ही सीमित है। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता है कि पूरी जो पॉलिसी है, पूरी नीति है सरकार की, वो क्या है। और जैसा कि इससे पहले जब कांवड़ यात्रा के मामले में भी कोर्ट ने कहा था कि कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे लोगों की जान को सीधे खतरा होता हो, उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। तो जब केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है, ऐसे में इस तरह के आयोजन को अनुमति क्यों दी जा रही है, यही सवाल यहाँ पर इस पिटीशन में उठाया गया है। बिल्कुल विकास, केरल उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर कोविड संक्रमण के अब भी सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दूसरी लहर बनी हुई है। ऐसे में ये फैसला अपने आप में चौंकाने वाला है और उस पर जवाब किया जाना भी वाजिब है, क्योंकि हमने पिछले मौक़ों पर भी देखा है, पिछले अवसरों पर भी देखा है कि जहाँ बाजार खुलते हैं लोग प्रोटोकॉल्स का पालन करना भूल जाते हैं। बिल्कुल यही बात यहाँ पर याचिका में कही गई थी कि अंततः ये जो पूरी जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में 3 दिनों के लिए किसी तरह की रियायत देना एक खतरनाक फैसला है, घातक फैसला है। अब केरल सरकार ने मौखिक तौर पर जो भी बातें कही थी उन पर कोर्ट ने कोई बहुत स्पष्ट टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन कोर्ट ने ये साफ ज़रूर कर दिया कि दिन के आखिर तक लिखित जवाब आए, विस्तृत जवाब आए, उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि ये जो पूरा फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से, क्या उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। ये कल साफ हो जाएगा और इसको बहुत ही अर्जेंट मामला माना है कोर्ट ने, इसीलिए जस्टिस RF नरिमन ने कल सबसे पहले इसी मामले पर सुनवाई करने की बात कही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। फिर से बोलेंगे, टॉयलेट के अंदर क्या याद रखना है? फ्लश करना। हाँ, और टॉयलेट के बाहर आकर हाथ धोना। वेरी गुड। मिस साबुन से। आंगनवाड़ियों को आधुनिक बनाकर, पक्के शौचालय और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराकर एक हो रही है हर किसी की कहानी। नंदघर बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है। लगातार बरसात के कारण मुंबई बेहाल हो गई है। बरसात की भारी तबाही के बाद मौसम विभाग ने आज मुंबई में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बरसात का अलर्ट भी जारी किया है और सब अर्बन और आइसोलेटेड स्थानों में भारी से अत्यधिक बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। मूसलाधार बारिश के कारण मुंबई में कई जगहों पर जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की पृष्ठभूमि में मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के कारण मुंबई की दोनों बरसाती नदियां मीठी नदी और दहिसर नदी उफान पर हैं। इनके आसपास के इलाकों में भूतल पर रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं मुंबई में बारिश के चलते तेज बारिश के कारण सेंट्रल मेन लाइन और हार्बर लाइन में लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। मुंबई में सेंट्रल मेन लाइन, हार्बर लाइन और ट्रांस हार्बर पर ट्रेनें चल रही हैं। और तेज और लगातार बारिश के कारण मुंबई में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है और मकान गिर गए हैं। इन घटनाओं में अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई के कई इलाके ऐसे रहे जहां 220 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बरसात हुई है, जिसके कारण मुंबई में 11 स्थानों पर भूस्खलन या मकान ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। चेंबूर क्षेत्र के न्यू भारत नगर में भूस्खलन के बाद एक दीवार ढह जाने से 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। वहीं विक्रोली में एक 2 मंजिला घर गिरने से 10 लोगों की जान गई और भांडुप में एक दीवार गिरने से एक युवक के मारे जाने की खबर है। अंधेरी में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने दीवार ढहने की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। ये राशि प्रधानमंत्री राहत कोष से जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और कोंकण क्षेत्रों में अगले 24 घंटे भी तेज बारिश की संभावना जताई है। और मुंबई जो है वो भारी बरसात से बेहाल है। आम जनजीवन पर इसका असर हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ श्यामा हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्यामा, किस तरीके की दिक्कतों का
आम आदमी को वहां सामना करना पड़ रहा है। लोकल ट्रेन सेवा भी वहां पर ठप है, बिजली भी प्रभावित हुई है। क्या क्या मुश्किलें सामने आ रही हैं? देखिए जी, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में जो शनिवार रात से बारिश शुरू हुई थी, लगातार सुबह तक बारिश हुई थी और ये 200 से ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश थी और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मुंबई को देखनी पड़ी। इसके अलावा अगर हम आज बात कर लें तो आज भी महाराष्ट्र में कई सारे हिस्सों के लिए मुंबई को इंक्लूड करते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। कई सारे जगहों के लिए जो कोंकण के इलाके हैं उनके लिए रेड अलर्ट भी इशू किया गया है, यानी कि बहुत भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा इन सभी इलाकों को। अगर इन सभी इलाकों की बात करें तो बीच बीच में लेकिन लगातार बारिश हो रही है और साथ ही जो मुंबई से सटे हुए इलाके हैं, नवी मुंबई, थाने, इन सभी जगहों पर काफी ज्यादा बारिश हुई है, काफी ज्यादा भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। जल जमाव की समस्या की बात कर लीजिए आप, या जो बिजली है वो गुल हो जाने की बात कर लीजिए। अभी फिलहाल हम अगर बात करें तो जो सेंट्रल रेलवे की सर्विसेज हैं उसके ऊपर में जो मेन लाइन होती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेके कल्याण तक का जो रास्ता जाता है, वहां पर कई सारे निचले इलाकों के हिस्सों में ट्रैक्स पर पानी भरने के कारण ट्रेन जो है वो धीमी गति से चल रही है, कॉशियसली चल रही है। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हर जो ट्रेन चल रही है उसमें 20 से 30 मिनट की देरी हो सकती है। कुछ देरी का सामना पैसेंजर्स को करना पड़ रहा है। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे की माने तो जो हार्बर लाइन है, ये सभी लाइनों के ऊपर में ट्रेन सर्विसेज सही जो कह सकते हैं अच्छी तरीके से चल रही है। वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वेस्टर्न रेलवे भी ये बता रहे हैं कि उनकी सर्विसेज नॉर्मली ही शुरू है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो व्हीकुलर ट्रैफिक मुंबई में फिलहाल इस वक्त अफेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि जितने भी लो लाइन इलाके हैं मुंबई के, जो आम तौर पर हम जब भारी बारिश की बात करते हैं, जैसे हिंद माता के परिसर में अभी मैं फिलहाल हूँ, वहाँ पर पानी बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन यहाँ पर जल जमाव की कोई समस्या सामने नहीं आई हुई है, क्योंकि एक तो लो टाइड भी हुई है मुंबई में और साथ ही भारी बारिश नहीं हो रही है, छुटपुट बीच बीच में बारिश लेकिन लगातार यहाँ पर होती आ रही है। तो जरूरत है कि प्रशासन को और साथ ही जो नागरिक हैं उन्हें सतर्क रहने की, ताकि कोई भी अनटूवर्ड जो इंसिडेंट है वो ना हो और उसे टाला जा सके। बिल्कुल श्यामा, बड़ी अहम दो बात है। कोविड के संक्रमण का भी सामना कर रहा है राज्य, उस पर बरसात हुई है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य पर उसमें असर पड़ रहा है। दूसरी बात, कुछ ही दिन पहले स्कूल कॉलेजेस खुले हैं और वो लोग जो घर पर बैठकर काम नहीं कर सकते, जिन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है, क्या उनके लिए घर से काम करने की कोई व्यवस्था सरकार ने या कोई आदेश ऐसा दिया है कि वो घर पर ही रुकें? देखिए, फिलहाल अगर हम पहले कोविड की स्थिति की बात कर लें तो नंबर्स हम जानते हैं कि नंबर्स जो हैं वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन पर आके रुक गए हैं, उससे वो नंबर्स कम नहीं हो रहे, यानी कि खतरा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अगर परेशानी यहाँ पर बारिश की है, जल जमाव में से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की है, तो आप उसे टाल नहीं सकते हैं, आपको वो उस पानी में से जाना ही होगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोग कर सकते हैं वो घर जाके साफ सफाई ही कर सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पर कोई नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोगों को रास्ते पर मतलब घर से बाहर निकल के काम करना पड़ रहा है, तो जहां तक कि एसेंशियल सर्विसेज की बात है, ट्रेन सर्विसेज से जो ट्रैवल करते हैं, तो एक बार अगर ट्रेन सब पड़ जाती है तो वो तो वहीं स्टेशन से घर उन्हें लौटना पड़ेगा, या अगर वो बीच में कहीं है तो वो उन्हें ये इसी बात की राह देखनी होगी कि कब ट्रेन आगे बढ़ती है और कब वो जा सकते हैं। इसके अलावा वो अपने जो गंतव्य स्थान है जहाँ पे वर्किंग उनका होता है वहां पर तो पहुंच नहीं सकते हैं। इसके अलावा स्कूल्स की अगर बात करें हम, तो जो इलाकों में बहुत दिनों से, महीनों भर से कोविड की केसेस नहीं आई हैं, वही सारे इलाके हैं जहां पर ये केसेस स्टार्ट है, और जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है या ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट इशू किया गया है, तो ये एक प्रिकॉशनरी मेजर पर वहां का प्रशासन डिसीजन ले ही लेता है कि स्कूल्स को बंद रखा जाएगा। बिल्कुल श्यामा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप भी सुरक्षित रहिए। और अब दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों की बात कर लेते हैं, जहां आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। गरज के साथ लगातार हो रही बरसात के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर, बहादुरगढ़, गुरुग्राम, मनेसर, फरीदाबाद, लोनी देहात, हिंडन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है।
और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उत्तरकाशी में भी कल देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया। भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम सभा जसपुर में बादल फटने से ग्राम सभा मांडो तक भारी नुकसान और बाड़ागड्डी क्षेत्र के कंकराड़ी गांव में भी भारी नुकसान की खबर है। ये भी बताया जा रहा है कि कई पुल और वाहन बह गए हैं। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोगों के लापता होने की खबर है। गांव के लोगों के मुताबिक अब भी और भी लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम मलबे में दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। और कर्नाटक में आज से 22 जुलाई तक कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। पहले दिन विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है, जबकि 22 जुलाई को लैंग्वेज पेपर्स की परीक्षा होगी। परीक्षा OMR शीट पर आयोजित की जा रही है, यानी परीक्षा का पैटर्न बहुविकल्पीय होगा। परीक्षा के दौरान कोरोना संबंधी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत प्रत्येक कक्षा में केवल 12 छात्रों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। इस साल कर्नाटक SSLC परीक्षा में बैठने के लिए 8 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। और चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम होने पर आज से कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल रहे हैं। कोचिंग संस्थान को भी आज से खोला जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश के अनुसार बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता की अनुमति आवश्यक होगी। इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक और वहां जाने वाले छात्र को कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगी होनी चाहिए। आदेश में कहा गया है कि शिक्षण संस्थान खुलने पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। और देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 13,63,123 वैक्सीन लगाई गई हैं। इसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 40,64,81,493 हो गया है। टीकाकरण अभियान को तेज गति देने के लिए कई गैर सरकारी संगठन बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें महावीर इंटरनेशनल NGO ने नबी करीम में समाज के निचले तबके से जुड़े लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। शिविर में ट्रांसजेंडर महिलाओं और कई दिव्यांगजनों का टीकाकरण किया गया। इस बीच पिछले 24 घंटों में 38,164 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 38,660 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,21,665 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 499 लोगों की मौत हुई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार 28 दिनों से 3% से कम है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल कोरोना के लिए 14,63,593 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में कल तक कुल 44,64,22,256 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और मिड डे प्राइम में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। सुनो, तुम्हें क्या लगता है लड़का होगा या लड़की? क्या फर्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ हो। आंगनबाड़ियों को आधुनिक बनाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाकर एक हो रही है हर माँ बच्चे की सेहत की कहानी। नंदघर बाय वेदांता, देश की जरूरतों के लिए। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आपका स्वागत है और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और बिजनेस की दुनिया का क्या है हाल, बता रहे हैं अजय मिश्र। धन्यवाद रजनी। और शुरुआत करते हैं तेल से जुड़ी खबरों से। ओपेक और संबद्ध देशों के बीच रविवार को एक पूर्ण सहमति बनी, जिसके तहत 5 ओपेक गैर ओपेक जो देश हैं वो कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। इससे पहले इन देशों के बीच विवाद से तेल की कीमतें प्रभावित हुई थी। तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और इसके साथ ही उत्पादक देशों की ऑनलाइन बैठक के बाद रविवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इराक, कुवैत, रूस, सऊदी अरब और UAE के तेल उत्पादन की सीमा बढ़ेगी। ओपेक देशों ने कहा कि अगस्त से उसके उत्पादन में हर माह 40 लाख बैरल की बढ़ोतरी की जाएगी और इसी तरह से दैनिक कटौती धीरे धीरे 2022 के अंत तक समाप्त हो जाएगी। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादा अब्दुल अजीज़ ने समूह के बीच उत्पादन सीमा को लेकर समायोजन होगा।
बाद में ओपेक के बयान में 5 देशों का उत्पादन स्तर बढ़ाने पर सहमति की जानकारी भी दी गई। कोरोना वायरस महामारी के बीच जेट ईंधन और वाहन ईंधन की मांग घटने से कच्चे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चे तेल हैं उसके भाव बढ़ने से भारत में काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई। सेंसेक्स की बात करें, कमज़ोर वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के पहले कारोबारी यानी सोमवार को शेयर बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 533 अंक यानी 1% नीचे 52,606 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 178 अंक 1.06% की गिरावट के साथ 15,754 के स्तर पर खुला। और बाजारों में फिलहाल बिकवाली हावी है। इस वक्त हम देखें तो 1% से ज़्यादा दोनों ही बाजार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी और मेटल, इन अगर दो इंडेक्स को छोड़ने, फार्मा और रियलिटी को छोड़ें तो दो बाकी इंडेक्स जो हैं दबाव में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम देखें तो BPCL, डिवाइस लैब, NTPC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्शन और अल्ट्राटेक सीमेंट में अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट है। स्टार्टअप की दुनिया से कुछ खबरें। ऑनलाइन आईवियर रिटेलर लेंसकार्ट ने निवेशकों से $220 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी अब साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में भी अपने कारोबार का विस्तार कर सकती है। फिलहाल कंपनी देश में 750 रिटेल आउटलेट्स के जरिए अपना कारोबार कर रही है। दूसरी ओर एग्रीटेक स्टार्टअप OTP ने निवेशकों से $10 मिलियन यानी करीब 76 करोड़ जुटाए। कंपनी अपने ऐप के जरिए ताजे फल, सब्जियों और दूसरे ग्रोसरी आइटम्स का कारोबार करती है। स्टार्टअप्स की दुनिया से काफ़ी खबरें हमारे पास हैं और अब अभी आपने देखा होगा जोमेटो का जो IPO है वो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ शेयर बाज़ार में। पेटीएम ने भी अभी तक के शेयर बाज़ार में सबसे बड़े IPO का ऐलान कर दिया है। तो स्टार्टअप की दुनिया काफ़ी इस वक्त चार्ज अप नज़र आ रही है। तो फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं रजनी के पास बाकी की खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तुर्की ने ईरान से सटे दक्षिणी सीमा पर 2 दिन के भीतर 122 ऐसे प्रवासियों को हिरासत में लिया है जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार हिरासत में लिए गए ज्यादातर प्रवासी अफगानिस्तान से हैं। अधिकारियों ने वान प्रांत से 73 अफगानियों और एरेसिक जिले से 59 अफगानियों को हिरासत में लिया है। अमेरिकी और नाटो बलों के वापस लौटने के बाद अफगानिस्तानी सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद अफगानिस्तान से तुर्की में प्रवासियों की बड़ी संख्या में आने की संभावना बढ़ गई। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार ने कहा है कि वियना में अगले दौर की वार्ता नए ईरानी प्रशासन के अगस्त में कार्यभार संभालने के बाद होनी चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि देश एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां राजधानी तेहरान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। 2015 के परमाणु समझौते पर चल रही अप्रत्यक्ष अमेरिकी ईरानी वार्ता अंतिम बार 20 जून को हुई थी और इसके बाद से अब तक ये वार्ता नहीं हो सकी है। साथ ही ईरान ने साफ किया है कि निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पदभार संभालने से पहले वार्ता फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। अगराची ने साथ ही कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को कैदियों को अदला बदली को नाभिकीय समझौते से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अगराची के ट्वीट को भड़काऊ माना जाना चाहिए। ईरान ने सभी कुछ ईरानी अमेरिकियों को बंदी बना रखा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया नेवादा सीमा पर भीषण लगी आग के कारण लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। अमेरिकी वन सेवा के अनुसार इस आग से 21,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका नष्ट हो गया है। अग्निशमन अधिकारी आग और इलाकों में नहीं फैले इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। बोई स्थित नेशनल इंटर एजेंसी फायर सेंटर के अनुसार देश के 12 राज्यों में 70 जगहों पर लगी आग के कारण अब भी 10 लाख एकड़ के इलाके प्रभावित हैं। अधिकारियों का मानना है कि 4 जुलाई को जो बिजली गिरी थी उसके चलते आग लगने की घटनाओं की शुरुआत हुई थी। वहीं रूस के याकुतिया में जंगलों में लगी भीषण आग के चलते आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया है। जंगलों में 22 जगहों पर लगी आग के कारण 4,500 एकड़ का क्षेत्र भीषण आग की चपेट में आ गया है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है।
याकुत्स्क में मेयर ने लोगों को घरों पर ही रहने और अपने घरों की खिड़कियां नहीं खोलने की सलाह दी है। इस बीच रूस के सैन्य हेलीकॉप्टर साइबेरिया में लगी आग को बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। साइबेरिया में आग लगने से 8 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र नष्ट हो गया है। साइबेरिया के याकुतिया प्रांत में 51 रिहायशी इलाकों में 187 जगहों पर जंगलों में लगी आग से निकले धुएं से याकुत्स्क सहित पूरा इलाका धुएं के प्रभाव में है। 2270 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी इस इलाके में आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। और मिड डे प्राइम में अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया के समाचार हम तक पहुंचा रही हैं सुचित्रा। शुक्रिया रजनी। और शुरुआत करते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी खबरों के साथ। खेल में सफलता खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके साथ ही खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी अहम भूमिका निभाती है। इस कड़ी में जापान में रह रहे भारतीयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पेश है एक खास रिपोर्ट। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक सामने है तो भारतीय एथलीटों की तैयारियां भी गगनचुंबी किसी इमारत की तरह हौसले बुलंद किए खड़ी है। और इस तैयारी को मजबूती देने का काम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ जापान में रह रहे भारतीय भी अपने अंदाज में कर रहे हैं। बच्चे हों या युवा या फिर समाज का कोई भी वर्ग, हर कोई अपने तरीके से खिलाड़ियों को मानसिक मजबूती देने का काम कर रहा है। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपने जीत हो इनके हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। Team India, we are here to support you, wishing you all the very best and victory will be ours. Jai Hind, Vande Mataram. We the whole India are with you. Do your best, compete with right spirits, you can do it. नमस्ते, मैं सुहानी और मैं विभोर, we are from Tokyo and we cheer for Team India. इंडिया की टीम आई है जापान। सनस्क्रीन लगा लेना, होना जाओ टैन, लेके जाना तुम गोल्ड गोल्ड गोल्ड, चीयर करेंगे हम किंतु ओल्ड। चक दे इंडिया। मान हो सम्मान हो, तुम भारत की शान हो, हर सांस में हमें यह कहना, तुम हमेशा विजय ही रहना। जय हिंद, चक दे इंडिया। We, Ojibwanis, little India away from India. On behalf of all fellow Indians, welcome you, Team India, to Japan for this iconic games event, Tokyo Olympics 2020. We are already proud that with so much hard work, you all represent our country in this challenging conditions. फैंस का खिलाड़ियों के प्रति ये प्यार उनका न केवल उत्साह और जोश बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें जापान में भी हिंदुस्तान में होने का एहसास कराता रहेगा। और इसी एहसास के दम पर पदक की तस्वीर की रचना को अमली जामा पहनाने के काम का इंतजार हर भारतवासी को रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और कुछ भारतीय खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी टोक्यो ओलंपिक खेलों में। ऐसी एक खिलाड़ी है मैरी कॉम। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एमसी मैरी कॉम एक ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसे दुनिया के बहुत कम खिलाड़ी हासिल कर पाते हैं। मैरी कॉम ने हर बाधा और चुनौती का मजबूती से सामना किया और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ और दुनिया की सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हो गई। Times world champion, 5 Asian Championships gold, 2018 Commonwealth gold medalist, Women's World Boxing Championship की ब्रांड एम्बेसडर,
आईवा लेजेंड। यंग इंडिया की इंस्पिरेशन और ओलंपिक्स में टीम इंडिया की शान, MC मैरी कॉम। मणिपुर के कांगथाई गांव में जन्मी MC मैरी कॉम एक बार रिंग में क्या उतरी, जीत उनके नाम का पर्याय बन गई। मेरी दी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ही है, जो एक जिद्दी, जिसका कहते हैं जिद्दी खिलाड़ी, जो अचीवमेंट है उनकी सभी को उदाहरण देने लायक। पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी स्पोर्ट्स आइकन, हमें उनके जैसा बनना है। लेकिन दुनिया भर के बॉक्सर्स को इंस्पायर करने वाली मैरी कॉम अभी भी अपनी ओलंपिक उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। मेरे पास सारे मेडल है, मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हुआ? जो मिलना चाहती हूँ अभी तक मिला नहीं हो। अब मैरी कॉम का इरादा पक्का है कि वो इस बार जीत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। Government of India has always taken care of all its athletes. We all getting whatever we need, whatever we require. There is a huge support from the government. This is definitely a huge moral booster for all our Olympic-bound athletes. खेल रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित MC मैरी कॉम टोक्यो की बॉक्सिंग रिंग में अब पूरी करेंगी 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। अब एक नजर क्रिकेट से जुड़ी अच्छी खबर पर। 3 मैच की सीरीज के पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 262 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 36.4 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। भारत के लिए कप्तान शिखर धवन ने 95 गेंद में नाबाद 86 रन की पारी खेली। इसके अलावा ईशान किशन ने 59 और पृथ्वी शॉ ने 43 रन बनाए। वहीं सूर्य कुमार यादव 31 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। धवन ने अपने वनडे करियर का 33वां अर्धशतक पूरा किया। साथ ही वनडे क्रिकेट में 6000 रन भी पूरे किए। ईशान किशन ने 42 गेंद में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और वनडे में डेब्यू पर दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड भी बनाया। ईशान ने 33 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी खबरें। वापस चलते हैं रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा आपका। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। जापान में 2011 में आई सुनामी से प्रभावित ओकावा एलिमेंट्री स्कूल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। स्कूल में सुनामी की चपेट के बाद बचे अवशेषों को प्रदर्शनी के तौर पर दिखाया गया है। सुनामी और उसके बाद के भूकंप में 84 छात्रों और शिक्षकों की मौत हो गई थी, जिनके लिए मौन प्रार्थना कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्कूल की पूरी 2 मंजिला इमारत को यार्ड से देखा जा सकता है। शहर में एक और म्यूजियम का निर्माण किया गया है, जिसमें साइकिल और घड़ी सहित सुनामी से संबंधित चीजों को प्रदर्शनी के तौर पर रखा गया है। वहीं चीन का शंघाई एस्ट्रोनॉमी म्यूजियम भी अब लोगों के लिए खोल दिया गया है। दुनिया में अपने तरह का अनोखा संग्रहालय पूरी तरीके से खगोल शास्त्र के अध्ययन को समर्पित है। शंघाई के लिंगोंग न्यू एरिया के दिशुई झील के किनारे स्थित संग्रहालय 58,600 वर्ग मीटर के इलाके में फैला है। यहाँ पर आकर लोग खगोलीय घटनाओं का वास्तविक समय में अनुभव कर सकते हैं। तो मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही, लेकिन आपसे अपील है कि कोरोना वायरस अब भी हमारे बीच मौजूद है। दूसरी लहर के मामले अब भी हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और कोविड संबंधित जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन ज़रूर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
Have we decoded spread of virus, the speed at which it is going to now escalate, multiply? Are we now under control? Do we know what we are dealing with COVID-19 now? We should be actually anticipating in a way that third wave will come. The question to us, and you rightly asked, what will it take us that we do not have a resurgence? Has this actually served as a wake-up call finally? Virus will mutate. We need every citizen of India to fight honestly. Don't put everything on government. You make the country. सांसों में छिपा है ये, पुरखों की कृपा है ये, दिखलाएगा रास्ता। हठयोगानुशासनम, हठयोगानुशासनम। दुनिया में प्रसिद्ध जो, अपने आप सिद्ध जो, रखना इस पे आस्था। हठयोगानुशासनम, योगानुशासनम। योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो, योगारंभ हो। विश्व को भेंट दी हमने योग है, योगारंभ हो, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है, जो सुलझा दे जीवन को वो योग है। हठयोगानुशासनम, हठयोगानुशासनम। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलम्, योगः कर्मसु कौशलम्। अथ योगानुशासनम्, अथ योगानुशासनम्। भारत ने ही योग सिखाया, जग में फैलाया, विश्व ने अपनाया, नियंत्रण आया रोग पे। विश्व ने जैसे है पाया जो अधिकार ये, अब आरोग्य पे है सब हो पाया योग से। सदियों से रहा है ये, सब ही देख रहा है ये, हर
नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कोविड से संबंधित तमाम सवालों के जवाब हम वरिष्ठ डॉक्टर्स के साथ जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके मन में जो भी अगर कोई सवाल है, शंका है, तो कोविड से संबंधित जुड़ा हुआ तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0112338731। इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम डॉक्टर्स के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ में 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशल वर्मा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, एम्स से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट भी है हमारे साथ में, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तीसरे खास मेहमान डॉक्टर नीरज निश्चल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एम्स दिल्ली से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कौशल वर्मा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। किस तरीके से कोविड को लेकर अभी तक जो कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं त्वचा रोग से जुड़े हुए भी कई मामले सामने निकल के आए, खासतौर से लॉन्ग कोविड में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। क्या चीजें अभी तक एस्टेब्लिश हो पाई हैं? कोविड से किस प्रकार की सामान्य तौर पर लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि कोविड एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसने स्किन को भी बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया है। इसमें सबसे कॉमन जो कोविड के टाइम होता है वो स्किन रैश होता है। ये रैश करीब 60% लोगों को देखा गया है। कुछ तो इनफैक्ट ये सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है और उन लोगों में भी रैश आ जाता है, और कुछ में इवन सिम्टम्स आने से पहले ही रैश आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि स्किन में जो रैशेज आते हैं वो कोविड के इन्फेक्शन के टाइम या उसके थोड़ा बाद। अभी हमने ये भी देखना शुरू किया है कि जब पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं कोविड से, उसके बाद में उनके शरीर में बहुत खुजली वाले, बहुत इची रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं और वो लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं। उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा स्किन में हर तरीके का रैश कोविड से हो सकता है कि जिसको हम एक्जेंथिमेटस रैश या कॉमन वायरल इन्फेक्शन में जो रैश होता है उससे लगा करके जो गैंग्रीन तक के केसेस आए हैं सामने। तो इसमें ये इसकी सिवियरिटी कोविड के हिसाब से भी वेरी करती है कि जिनको माइल्ड इन्फेक्शन होता है उनको जनरली हल्का ही कोविड का रैश आता है, और जिनको सीवियर इन्फेक्शन होता है उनको वैस्कुलाइटिस और गैंग्रीन जैसी तकलीफें भी हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज और जो देखने को मिली है, जो अभी हम देख रहे हैं जी, जो पेशेंट कोविड से रिकवर होकर के आ रहे हैं उनमें हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो। वो 1 महीने से लगा करके 3 महीने के बीच में किसी को इतना प्रोफाउंड और इतना ज्यादा हेयर लॉस हुआ है कि उन्होंने करीब 70-80% बाल खो दिए हैं जी। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है लोगों के बीच में। और इसके साथ ये भी देखा गया है कि कुछ स्किन की बीमारियां हैं जो कि कोविड के बाद में या कोविड के टाइम जो है वो बहुत बढ़ गई। इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस हैं जिसका इफेक्ट कोविड बीमारी का उस पर पड़ता है, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि जो साइटोकाइन स्ट्रॉम आता है या जो इम्यून सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है उसकी वजह से, कि जैसे कि हेयर लॉस वाली बीमारी है, एलोपेशिया है, सोरासिस है, और इसी तरीके की और तमाम बीमारियां हैं जिसको हम इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस कहते हैं। वो काफ़ी पेशेंट्स में इस पीरियड में बढ़ी। उसमें तो इसलिए बढ़ी है कि उनको कोविड हुआ था और कोविड के इम्पैक्ट की वजह से ये बीमारियां बढ़ गई हैं। और कुछ लोग जो है उनको इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि कोविड के टाइम चूंकि अस्पताल एक्सेस इतना ठीक नहीं था, अच्छा नहीं था, और लोग अस्पताल नहीं आ पाए, जिसकी वजह से उन लोगों का इलाज बंद हो गया या उन्होंने इलाज छोड़ दिया या वो कंसल्टेशन के लिए नहीं आ पाए, तो जिसकी वजह से उनकी बीमारियां बढ़ गई। तो कोविड ने स्किन को हर तरफ से इम्पैक्ट किया है, हर तरफ से अफेक्ट किया है बीमारी की वजह से, और उसके अलावा जो बीमारी से रिलेटेड इश्यूज थे उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा है स्किन डिजीजेस के ऊपर। बिल्कुल। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, किस तरह से देखा जाए कोविड से बच्चे भी बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं और कई बच्चे ऐसी संख्या में रहे जिनका सीरो सर्वे में समझ में आया कि उस समय वो प्रभावित भी हुए थे। ऐसे में पोस्ट कोविड कई सिम्टम्स ऐसे हैं जो बच्चों में सामान्य तौर पे देखे जा रहे हैं, कई प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां भी बच्चों में हो रही। क्या वो सामान्य सी चीजें हैं जिनको उन बच्चों के अभिभावकों को ध्यान रखने की जरूरत, ताकि पोस्ट कोविड या संक्रमण से संभावित खतरे को लेकर बच्चे को बचाया जा सके? धन्यवाद। कोविड जैसे आपने कहा, सीरो प्रेवलेंस सर्वे में देखा गया है कि काफी संख्या में
बच्चे भी प्रभावित हुए हैं। और जिस बात का अंश था कि शायद बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको इन्फेक्शन ना मिला हो, सीरो परविलेंस जो बता रहा है वो बच्चे जो अभी भी उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में बच्चे भी उनमें भी इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ है। जहाँ तक सवाल है कि क्या हम ज़्यादा संख्या में आप बच्चे देख पा रहे हैं, हाँ, अब हर एक तो हमारे पास जानने की ये एक व्यवस्था अच्छी सुचारू है कि जिसमें हम टेस्ट प्रॉपरली कर पाते हैं, बच्चों के लिए भी टेस्ट कर रहे हैं। और अब हमें भी कोविड के बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो हम पोस्ट कोविड वाले जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, खास तौर पे MIS-C, जो कि थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक ज़्यादा डेंजरस या ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है, मल्टी इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ कोविड। वो उसके अंदर शरीर के विभिन्न अंग, खाली सिर्फ लंग ही नहीं, किडनी, लीवर, यहाँ तक कि खून बनना, खून का रिसाव होना, इन सभी, और ब्लड प्रेशर का गिर जाना, हार्ट में असर हो जाना, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, इनका संक्रमण के बाद, पोस्ट कोविड के बाद, इनके लक्षणों के बारे में थोड़ी जानकारी माँ बाप को थोड़ी चिंता रखनी चाहिए। ये जो समस्या है, ये बड़ों में जो साइटोकाइन स्टॉर्म वाले समय पे रहती थी, बच्चों में साइटोकाइन स्टॉर्म उतना नहीं होता है। उनमें जब 2 से 4 या 5 हफ्ते हो जाते हैं संक्रमण के, उसके बाद ये जो पूरे शरीर के अंगों का प्रभाव होता है वो डेवलप हो रहा होता है, उसको जल्दी पकड़ना जरूरी है, उसके लक्षणों को जल्दी पहचानना जरूरी है। जैसा आपने कहा, ये परिवार वालों को, माता पिता को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऐसे लक्षण हो जिनका कि सूजन आ रही है, आंखों में लालपन आ रहा है, हाथों में कोई तरह के दाने, जैसे सर ने बोला है कि दाने निकल जाते हैं पोस्ट कोविड, तो इस तरह के दाने निकल रहे हैं, या बच्चे की धड़कन ज्यादा बढ़ रही है, अगर इस तरह का कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो माँ बाप को जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। सांस में फूल रहा है तो भी डॉक्टर को जल्दी दिखाना है। जी डॉक्टर निश्चल, किस तरह से देखा जाए दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर की बड़े स्तर पे आहट हो रही है, ऐसे में WHO ने हिंदुस्तान समेत तमाम देशों को आगाह भी किया। ऐसे में हमारे लिए बड़ी चुनौती क्या है इस समय, और किस तरीके से उस चुनौती से निपटने को हम तैयार खड़े हैं? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जनरल पब्लिक है उनका जो मेमोरी जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अभी जस्ट हमने सेकेंड वेव को बहुत मुश्किल से एक हद तक कंट्रोल किया है, फिर भी अभी देख रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में अभी भी केसेस के नंबर इतने कम नहीं है, फिर भी लोगों ने फिर से वापस वही लापरवाही शुरू की जो उन्होंने जनवरी और फरवरी के महीने में की, जब केसेस कम हुए थे, जब घूमना शुरू कर दिया, बेवजह मार्केट जाना शुरू कर दिया, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैक्सीन को लेके अभी भी काफी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा हेजिटेंसी है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पैंडेमिक के जो वेव्स फ्यूचर में जो आने वाला है वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स एक जो वायरस फैक्टर है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो लोगों का म्यूटेशन हो रहा है, जो वैक्सीनेशन को लेके हेजिटेंसी है, ये डेफिनेटली हमारे कंट्रोल में है। और लोग जितनी जल्दी वापस से सतर्क हो जाए, हम इस पैंडेमिक के नेक्स्ट वेव को कंट्रोल कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर लापरवाही करते रहे तो फिर वो इवेंचुअली आना ही आना है। लोगों के मन में एक है कि भाई सारी तैयारी हो रखी है, इस बार सरकार ने बेहतर तैयारी की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतर तैयारी की है, लेकिन ये जो पैंडेमिक है किसी भी व्यवस्था को बिल्कुल ही चकनाचूर करने में सक्षम है। वो हमने पिछली बार भी देखा था कि हर तरफ एक तरह से हर चीज की किल्लत आनी शुरू हो गई थी। और अगले वेव में भी आप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर इसी मैग्नीट्यूड का वेव आएगा या उससे ज्यादा आएगा तो ये चीजें फिर से कम रह जाएंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सावधानी बरतें, वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हम अगले वेव को रोक पाए, या एटलीस्ट जो अगला वेव है वो काफी कम मैं कहूंगा कि मैग्नीट्यूड का हो। जी, और डॉक्टर कौशल वर्मा जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो एक नए प्रकार से इमर्जिंग चुनौती है, क्योंकि वायरस लगातार खुद को म्यूटेट कर रहा है और डेल्टा वायरस और डेल्टा प्लस वायरस को बड़े तौर पे जिम्मेदार माना जा रहा है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक तरीके से जो संक्रमण की दर बढ़ रही है उस लिहाज से भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत? देखिए, वायरस का नेचर इस तरीके का है, ये उस फैमिली का वायरस है जो पीरियडिकली म्यूटेट करता है। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद में इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, और जो सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है तो फिर एक नया वेरिएंट बन जाता है। तो ये तो होता रहेगा,
लेकिन ये देखा गया है कि ज़्यादा म्यूटेट करने के बाद में फिर वायरस की जो सिवियरिटी है, इलनेस की, जो डिजीज़ की सिवियरिटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये आगे चल कर के थोड़ा माइल्ड हो जाएगा, थोड़ा मॉडेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में ये हमें गारंटी नहीं करता है कि ये आगे जाकर के डिजीज़ माइल्ड हो जाएगी या मॉडेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और वेरिएंट्स तो डिफरेंट है, जैसे कि डेल्टा आया है, उसके बाद अब डेल्टा प्लस आ गया है, जिसके इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि जो हम कर सकते हैं वो हम करें, ये नहीं वेट करें कि वायरस क्या करे। हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट जो टूल्स हैं, दो हथियार हैं। एक तो वैक्सीन का काम तेजी से चल रहा है, करीब 6% लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो गए हैं, करीब 23-24% लोगों को एक डोज वैक्सीन का लग गया है। जिनको पूरा वैक्सीन लग गया उनको 80% से ज्यादा प्रोटेक्शन है। जिनको एक डोज लग गया उनको भी करीब 60-65-70% तक प्रोटेक्शन है। लेकिन जरूरी है कि जिसको भी वैक्सीन अवेलेबल है, जहां जहां पे है, उनको जाकर के वैक्सीन लगवानी चाहिए। और वैक्सीन लगाने के साथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क पहनना, उसको ठीक से पहनना, नाक मुंह को ढके रखना, जैसे ही घर से निकले मास्क लगाना है, जब तक वापस नहीं आ जाए मास्क को हटाना नहीं है। लोगों से दूरी बना करके रखना है जितना भी संभव हो सके। जरूरी नहीं हो तो घर से बाहर ना निकले। तो ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे अख्तियार में, जिसको हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर निश्चल बता रहे थे कि लोग लापरवाह हो गए हैं। ये देखा गया है कि हम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कुछ अच्छी चीज हो तो उसको भी भूल जाते हैं, कुछ खराब चीज हो तो उसको भी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं, अब तो सब ठीक हो गया, अब आगे भी सब ठीक ही रहेगा, और मुझे तो ये इन्फेक्शन हो नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये एटीट्यूड जो है ये बहुत डेंजरस है। बिल्कुल, ये गलत फहमी मन से निकाल देने चाहिए कि हमको नहीं हो सकता और हम इससे प्रभावित नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर विस्ट, चूंकि वैक्सीनेशन की बात चली, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल है कि आखिर वो कब तक शुरू हुआ, क्योंकि लोग अपने बच्चों को लेकर भी डरे हुए हैं। अभी तक किन वैक्सीन का हिंदुस्तान में किस स्तर तक ट्रायल हुआ है और कब तक हम अपेक्षा कर सकते हैं कि बच्चों की वैक्सीन आ सकती है? दूसरी चीज इससे जुड़ी हुई, दुनिया में जहां कहीं भी बच्चों को वैक्सीन दी गई है, उनके अभी तक क्या क्या प्रभाव देखने को मिले हैं? डॉक्टर वेस्ट। वैक्सीन का ट्रायल काफी तेजी से चल रहा है। मैं वैक्सीन के ट्रायल में सम्मिलित नहीं हूँ, मगर वैक्सीन के ट्रायल के रिजल्ट वी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द रिक्रूटमेंट। दिस इज व्हाट वी केम टू नो कि हमने जितने भी संख्या रखी थी उनको ले लिया गया है और जल्दी उनके जो नतीजे हैं वो सामने आएंगे। तो हम अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर शायद हमें नतीजे मिल जाने चाहिए। और जहां तक सवाल है CDC का, जो अमेरिका की संस्था है हेल्थ की, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने काफी दिन पहले से ही, क्योंकि उनके जो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन है उसको 12 से 18 साल वालों सबके लिए अलाउ कर दिया गया था। और जहां तक वैक्सीन बहुत सेफ है और सभी बच्चों को लगाई जा सकती है, लगाई जा रही है, और वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव बच्चों में भी नहीं आए। जैसे डॉक्टर निश्चल और डॉक्टर वर्मा ने कहा कि हमें जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, जो वैक्सीन के बारे में लोगों के मन में हिचकिचाहट है, उसको कम करने की जरूरत है। और बच्चों के बारे में तो पक्का उन्हें दे देना चाहिए, बिकॉज ये काफी सेफ वैक्सीन है। जी, डॉक्टर निश्चल, किस तरीके से आप देखते हैं कि इस समय हिंदुस्तान में जो चिंताएं देखी जा रही हैं उसमें एक बात को बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि आर फैक्टर बड़ा तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से कुछ राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में और कुछ दक्षिण के राज्यों में। ये आर फैक्टर क्या होता है और इसके बढ़ने का आखिर चुनौती क्या है? देखिए, जो आर फैक्टर है वो बताता है कि एक आदमी अगर कोई इन्फेक्ट होता है तो वो कितनों को और इन्फेक्ट कर पाएगा। तो आइडियली जब तक आर फैक्टर 1 के नीचे है तो आप पैंडेमिक को कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन जैसे 1 के ऊपर जाएगा कंट्रोल करना मुश्किल होते जाता है। तो जैसे जैसे आर फैक्टर बढ़ेगा हमारे लिए परेशानी बढ़ेगी। तो जो ये आर फैक्टर पे जो लोग चिंता करते हैं उसके बजाय हम जो बार बार एक ही बात कहते हैं कि ये कोई भी म्यूटेंट वेरिएंट हो वायरस का, ये कोविड-19 से रिलेटेड, डेल्टा प्लस, लैम्डा, जो भी ये फैंसी वर्ड्स लोग सुन रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सा वेरिएंट है, अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, आप सेफ हैं। ये बात लोगों को समझने की जरूरत है। लोग सोशल मीडिया पे लंबे पोस्ट लिखते हैं, अपने स्टेटस पे अपडेट करते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ सिनेरियो में आते हैं यही लोग फिर उन रूल रेगुलेशन को फ्लाउट करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इन टेक्निकल टर्म्स के चक्कर में पड़ने के बजाय जनरल पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें याद रखनी चाहिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। यही 2 चीजें हैं जो आपको सुरक्षित रख सकती है। बाकी चीजों को आप भूल जाइए। आपका सिर्फ यही काम है कि आप
जो भी गाइडलाइंस इश्यू होते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से रिलेटेड और वैक्सीनेशन से आप फॉलो कीजिए, तभी इस पैंडेमिक को हम खत्म करके एक रूटीन लाइफ शुरू कर पाएंगे। जी डॉक्टर वर्मा, एक दर्शक हैं फेसबुक पेज पे सवाल पूछ रहे हैं कि पोस्ट कोविड उनके बाल लगातार झड़ रहे हैं, ऐसे में उनको अब क्या करना चाहिए? बड़ी मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में उनके बाल पहले ही झड़ चुके हैं, ऐसे में अब क्या उपाय यहाँ से कर सकते हैं ताकि जो बचे हुए बाल हैं उनको वो सुरक्षित रख सकें? जी, ये कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है कि कोविड इन्फेक्शन जिनको हुआ है और कोविड से जो रिकवर कर रहे हैं उनको हेयर लॉस बहुत हुआ है, और कभी किसी किसी को बहुत रैपिडली हुआ, जैसे मैं पहले बता रहा था। अगर इनको पहले से कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है जिसमें इनको बाल झड़ने की तकलीफ थी, तो इनको कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर अभी कोविड से रिकवर हो गए हैं, इसको हम एक्यूट टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं, जिसमें सडनली अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाती है उसके बाद में बाल झड़ने लगते हैं और काफ़ी बाल झड़ जाते हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि ये इसमें रिकवरी करीब करीब पूरा ही हो जाता है अगले 3 महीने, तो इनको कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर इनको डॉक्टर वर्मा, आप अपनी बात पूरी रखें। जी, इनको कोई ऐसी चिंता करने की बात नहीं है। अगर इनको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो ये बाल पूरी तरीके से वापस आ जाएंगे, इनको कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। अगर इनको कोई पहले से बीमारी रही है तो ये अपने लोकल स्किन स्पेशलिस्ट को या डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लें, और अगर नहीं है तो आप ये बेफिक्र रहें, थोड़े दिनों के बाद में अगले 3 महीने में इनके बाल पूरे वापस आ जाएंगे। जी डॉक्टर वर्मा, कई बार इसी फिक्र से भी बाल झड़ने लगते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, इसको लेकर भी किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे? ये सिर्फ बाल झड़ने की फिक्र से बाल नहीं झड़ते, किसी भी फिक्र से बाल झड़ने लगते हैं जी। और कभी कभी कुछ मेडिकेशन है या कुछ दवाइयाँ जो लोग ले रहे होते हैं उससे भी ज्यादा बाल झड़ते हैं। इसलिए मैं वही पूछ रहा था कि इनको कोई और तकलीफ तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके लिए कोई दवाई ले रहे हो, या कोई और ऐसी बीमारी हो जिसका बालों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता हो जिसकी वजह से इनको बाल झड़ रहे हो। तो इसलिए इनको चिंता तो नहीं करनी है, सिर्फ बाल झड़ने की अगर इनकी कोविड से रिकवरी हो गई और कोई तकलीफ नहीं। जी डॉक्टर बिस्ट, एक बच्चों से जुड़ा हुआ सवाल कि आपने MISC का जिक्र किया कि जो पोस्ट कोविड कई बार बच्चों में दिक्कत आती है, बच्चों के सामान्य प्रकार की दिक्कतें कई बार बुखार खांसी से जुड़ी होती हैं, वो क्या लक्षण है? और MISC की ओर बच्चा बढ़ रहा है, इसके बीच के अंतर को पेरेंट्स कैसे समझें, उसको थोड़ा बताइए। ये बहुत अच्छा सवाल है जानकारी के लिए, क्योंकि कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आते ही जिस तरह का भय और डर लोगों के मन में आ जाता है, उससे निजात जरूर पानी चाहिए। कोविड घर में होता है, बच्चों को भी हो सकता है। बच्चों में आमतौर पे इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, या तो ये कोई लक्षण नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो आम खांसी जुकाम बुखार की तरह से ही होते हैं, और जो कि 3-5 दिन में जा सकते हैं। और अगर बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन है, तो उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली बुखार की दवाई देनी है। अगर बच्चे को थोड़ा सांस की गति तेज हो रही है, जिसे मॉडरेट सिम्टम कहते हैं, माइल्ड सिम्टम में कुछ नहीं करिएगा, एसिम्प्टोमेटिक में कुछ नहीं करना है। मॉडरेट सिम्टम में अगर बच्चे की जो सांस की गति है वो थोड़ी जिस उम्र का बच्चा है, मान लीजिए कि वो 3 महीने का बच्चा है, उसकी सांस की गति अगर 50 प्रति मिनट से ज्यादा हो रही है, या वो 6 साल से ऊपर का है तो 40 से ऊपर की हो रही है, अगर 11-12 का है तो 30 के ऊपर की, अगर इस तरह की सांस की गति हो रही है, तो उस समय बच्चों को आपको एक डॉक्टर की सलाह के पास लेके जाना है, और हो सकता है उनका ऑक्सीजन अगर आप मॉनिटर करते रहेंगे और उनको ऑक्सीजन की शायद जरूरत पड़ेगी। मगर अगर कोई भी गंभीर लक्षण आ रहे हैं, जैसे बच्चे के ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, बच्चा निढाल हो जाता है, बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चा बेहोशी की तरफ जा रहा होता है, या उसकी नस कमजोर पड़ने लगती है, ऐसे लक्षणों के लिए आपको ICU की जरूरत पड़ती है। ये थे अगर जब एक्यूट इन्फेक्शन है। ये किसी भी बच्चे को, अगर किसी को माइल्ड मॉडरेट कुछ भी कोविड हुआ हो, अगर उसके 2 से 4 हफ्ते, कई बार 4 से 6 हफ्ते तक भी अगर कुछ ये लक्षण जो मैंने पहले आपको MISC के बताए थे, जिसमें सूजन आ जाना, मुंह में रैश हो जाना, आंखों के आसपास रैश हो जाना, और अगर धड़कन बदल जाना, सांस लेने में दिक्कत आ जाना, घबराहट होना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण है तो उसके लिए अस्पताल लेके आया जाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको कोई विशेष प्रकार की दवाइयां जैसे इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन और स्टीरॉयड हाई मात्रा में देने की जरूरत पड़ सकती है। जी, एक दर्शक है अवनीश, दिल्ली से फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार, मैं अवनीश कुमार बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है, मई के महीने में मेरे ब्रदर इन लॉ को कोविड हुआ था,
तो उसी समय मैंने उनकी हेल्प की थी, मतलब मैं उनके साथ था, उनकी केयर कर रहा था। उसी बीच में मेरा फीवर भी आया था मुझे, तो एसिम्टोमेटिक सारे कोविड के लक्षण थे सर। अभी 3 महीने होने को हैं सर, लेकिन क्या है कि जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मैं हाफ जाता हूँ। पहले मैं 7 सीढ़ी चढ़ जाता था ऑफिस में, अभी मैं सिर्फ एक ही सीढ़ी चढ़ पाता हूँ, एक फ्लोर, और उसके बाद मैं नहीं चढ़ पाता हूँ। दूसरे जो मेरे ब्रीदिंग्स हैं, जो पहले कंप्लीट ब्रीदिंग्स है, अब शॉर्ट ब्रीदिंग्स हैं सर, और मेरे जॉइंट्स भी पेन करते हैं सर। जी, तो आप जानना क्या चाहते हैं कि आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या कुछ और? हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी वैक्सीनेशन ले सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर निश्चल, आपने पूरा सवाल सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपको मई में जब कोविड हुआ था, अगर मैंने सही से सुना तो मई से अब नॉर्मली जो अभी गाइडेंस ये कहता है कि